क्यों ऐसा हो रहा है कि थोड़ी सी बारिश नहीं है हमारे पूरे शहर में पानी भर जाता तो भैया मैं इसमें 80% तो एमसीएफ को जिम्मेवार मानता हूँ। सरकार ने जनता के बीच में फटकार लगा दी, किसी नेता ने किसी अधिकारी को डांट दिया कि तुझे सस्पेंड कर दूंगा, लेकिन उसके बाद टेबल के नीचे क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। है। क्या हम फरीदाबाद वालों को ये मान लेना चाहिए कि जब भी कोई बारिश आएगी, तूफान आएगा, तो हमें इस मुसीबत का सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन जब बात होती है नल में पानी आने की, तो उसके लिए फरीदाबाद की जनता को बहुत बहुत कुछ झेलना पड़ता है। इस वाली प्रॉब्लम को तो मैं 15 से 20 सालों से देखता आ रहा हूँ, और इस प्रॉब्लम के लिए तो मैं सरकार के खिलाफ हूँ। आप इलेक्शन के टाइम कहते हो कोई एक झुग्गी नहीं तोड़ेंगे, एक गरीब को नहीं हटाएंगे, उनको उल्टा मकान देंगे, और इलेक्शन होते ही आप कहते हो हम तो तोड़ फोड़ करेंगे और इनको हटाएंगे। अगर हमें सब चीज विधायक को बोलनी है, मंत्री को बोलनी है, तो हमें पार्षद नीचे बनाने की जरूरत ही नहीं। नेताओं को डर है नहीं, अपनी सरकार है। मेरे को मछली की आंख की तरह एक चीज नजर आ रही है, दशहरा को आपसे हिंदुस्तान में बैठे हुए लद्दाख निपटे नहीं जा रहे, आप कहते हो पीओके। आज के हमारे गेस्ट अपने बेबाक अंदाज के लिए फरीदाबाद की जनता में बेहद मशहूर है, और आपने भी कहीं ना कहीं तो इन्हें फरीदाबाद की बात करते हुए ज़रूर सुना होगा। अब चाहे बात सरकार के फैसलों के हक की हो या फिर जनता के हक की, ये बिल्कुल बेबाकी से अपना पक्ष रखते हैं, क्योंकि इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ फरीदाबाद में होने वाली किसी भी गलत विधि के अगेंस्ट आवाज़ उठाना है और अपने आसपास के लोगों की मदद करना है। तो आइए चलते हैं हमारे आज के गेस्ट मिस्टर अमित निगलानी जी के पास और जानते हैं क्यों है फरीदाबाद में इतनी समस्याएं, पानी की, बिजली की और जल भराव की समस्याएं। कहीं इनका कारण अवैध अतिक्रमण तो नहीं। नमस्कार अमित जी, तजुर्बा टॉक्स विद जितेश के इस प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अक्सर हमने आपको देखा है कि कभी भी कहीं भी कुछ गतिविधि होती है फरीदाबाद में, तो आप वहाँ पे बड़ी बेबाकी से अपना पॉइंट रखते हैं, चाहे वो सरकार के फेवर में हो या फिर जनता के फेवर में। आप ये नहीं सोचते कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं, जो सही होता है हमेशा अपना वो पॉइंट रखते हैं। तो अक्सर आप लोगों से सवाल करते हैं, सरकार से सवाल करते हैं, लेकिन आज कुछ सवाल हम आपसे करना चाहेंगे ताकि फरीदाबाद की जनता को आपके बारे में थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो पहला सवाल हमारा ये है कि आप कभी भी कहीं भी कुछ होता है फरीदाबाद में, तो आप हमेशा वहाँ खड़े होते हैं, कभी जनता के हक में तो कभी सरकार के हक में। ऐसा क्यों है? क्यों आप हर जगह जाते हैं, अपना वक्त देते हैं, अपना व्यू पॉइंट देते हैं? इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, इसकी प्रेरणा तो जब से होश संभाला है और जिस एरिया से मैं बिलोंग रखता हूँ वहाँ के लोगों के साथ जुड़ा हूँ और लोगों की समस्याएं बचपन से देखता आ रहा हूँ। तो वो कहते हैं ना कि दे मतलब दुख दर्द किसी का जानना हो तो उनके बीच में रहकर देखो। तो बचपन से ही मैं जिनके बीच में रहता आ रहा हूँ उनके हालातों से मैं जूझता आया हूँ और खुद भी बचपन से कई प्रॉब्लम्स फेस करी हैं। तो मेरे को मेरा दिल ये गवाही देता है कि भैया लोगों के साथ जुड़ के लोगों की समस्याओं को आगे आगे फॉरवर्ड करें, जिससे कि उनकी समस्याओं का कई हद तक हम निदान कर पाए। तो ये प्रेरणा तो मुझे जब से ही मिली है, जब से मैंने होश संभाला है। और थोड़ा बहुत दिल का फर्क होता है, इंसान का दिल जैसे कि मेरा दिल है, मैं किसी को दुखता हुआ नहीं देख सकता। बहुत अच्छी बात है, हम अपने साथ रहने वाले लोगों के साथ खड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। और बट आज के ज़माने में हर कोई ऐसा नहीं कर पाता। हर कोई कहता है कि मेरा अपना जहाँ तक सिमट जाए, मैं उतने में सीमित रहूँ तो ज़्यादा बढ़िया है। बट इस चीज़ के पीछे आपको नहीं लगता कि जब आप जाते होंगे लोगों के सपोर्ट में, तो लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा कि यार इसका अपना कोई मतलब होगा तभी ये हमारे साथ खड़ा है, नहीं तो बिना मतलब के तो आजकल कोई भी नहीं पूछता। तो कभी ऐसा सवाल आपसे लोगों ने पूछा है? नहीं, आज तक कभी नहीं पूछा, क्योंकि वो लोग मुझे कई सालों से देखते आ रहे हैं कि मैं कोशिश करता हूँ कि 99% मुझे सच के साथ चलना है और 99% लोगों की समस्याओं को सामने रखना है, चाहे वो सरकार के हक में हो चाहे सरकार के हक में ना हो, क्योंकि डिसीजन मायने रखते हैं। अगर सरकार अच्छा डिसीजन ले रही है तो जनता खुश रहती है, और सरकार अगर गलत डिसीजन लेती है तो जनता वही कहीं ना कहीं उनकी खिलाफत करती है। तो मेरा हमेशा मोटिव यही रहता है कि सच के साथ चलो और सच्चाई दिखाओ। हाँ, हो सकता है कुछ गलतियां हमसे भी होती हैं, हम भी दिखा नहीं पाते, कई जगह हर जगह इंसान नहीं पहुंच पाता, क्योंकि मैं कोई सुपरमैन तो हो नहीं जो उड़ा और पहुंच गया। तो हाँ, जितनी मेरी आंखों के आगे समस्याएं होती है मैं कोशिश करता हूँ कि सच का साथ दूं। तो जब आप बिल्कुल बेबाकी से अपना पॉइंट रखते हैं, तो बहुत बार ऐसा भी हुआ होगा कि आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जाए। कभी आपको ऐसा अंदर से नहीं लगता कि यहाँ पे अगर मैंने कुछ ऐसा बोल दिया तो शायद हो सकता है कि मेरे पर्सनल लेवल पे मुझे कोई प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, मन में डर तो कभी आया नहीं। अगर मन में डर आया होता तो आगे एक कदम रखने से पहले मैं कई बार सोचता। हाँ, ये जरूर है कि मन में एक गवाही मन मतलब दिल गवाही देता है कि भाई इस मैटर में पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। उसको लेकर मैं अपने दिल की सुनता हूँ और डिसीजन फॉलो करता हूँ। तो कभी ऐसा पास्ट में कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जब आप किसी और की मदद करने गए थे, लेकिन हम खुद उस होता है, कई बार हो जाता है। कई बार हो जाता है, किसी के लिए अच्छा करने जाओ और खुद ही फंस जाते हो, क्योंकि आपने समाज को देखा होगा, पूरा का पूरा समाज ठीक तो नहीं होता। कई बार कई डिसीजंस इंसान के जो होते हैं वो समाज के खिलाफ भी होते हैं, क्योंकि उस समाज के अंदर हम किसी इंसान के लिए
पर्टिकुलर एक पर्सन के लिए वो डिसीजन ले रहे हैं, तो उसमें समाज हो सकता है खिलाफ भी करे। तो परिवार का कितना सपोर्ट रखता है इसमें? परिवार तो खैर मैंने पिछले 3-4 सालों में अपने फादर मदर लॉस किए हैं, और उससे पहले कभी भी मेरे किसी भी परिवार में किसी भी सदस्य ने कभी मेरे को नहीं टोका, क्योंकि मैं अगर किसी की भलाई के लिए निकल रहा हूँ तो माँ बाप भी यही चाहते हैं कि भाई अच्छा काम कर रहा है, इसके लिए इसको किस लिए टोकना है। कि बहुत सी जनता है बुरे कामों में फंसी है, तो कम से कम हमारा बच्चा कहीं ना कहीं किसी के काम आ रहा है, किसी की भलाई कर। देखिए, मैं अपने आप को कृष्ण भगवान तो बोलूंगा नहीं, डिसीजंस मेरे भी कई गलत होंगे, लेकिन हाँ ये जो अपनी गलती स्वीकार करे वो इंसान होता है। तो मैं कभी गलती करता हूँ तो मैं उसका हमेशा फॉलो अप करके अपनी गलती मानता हूँ। अब जैसे कि आप जानते हैं कि फरीदाबाद में बहुत कुछ अच्छा भी है और बहुत सी परेशानियां भी हैं जो आम जनता को फेस करनी पड़ती है। तो अभी आप इन दिनों तो हम देख ही रहे हैं कि बिन मौसम बरसात हो रही है दिल्ली एनसीआर में। तो थोड़ी सी बारिश होती है हमारे शहर में, पूरे शहर में पानी भर जा, इतना चल भराव हो जाता है कि कहीं बाईपास रोड पे पानी भरा हुआ है, कहीं पे जो पुल है उसके अंदर पानी भर गया, वहाँ पे कई बार सुनने को आया कि बहुत से लोग मर भी गए हैं। राइट, तो इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है? और इसका समाधान से पहले मैं जानना चाहूँगा इसकी वजह क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है कि थोड़ी सी बारिश नहीं है हमारे पूरे शहर में पानी भर जा? देखिए, इसकी सबसे पहली वजह तो हम खुद हैं, क्योंकि हम कभी भी नहीं देखते पानी का निकासी के लिए हमें क्या करना है। हम लोग खुद ही, आपने देखा होगा वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में सरकार ने कई बार बताया, और हम लोगों को भी पता है कि वाटर हार्वेस्टिंग से जो पानी का जो खराब पानी होता है हम उसको नीचे धरती में वापसी भेज सकते हैं, उससे थोड़ा पानी की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। दूसरी चीज है, घर के आगे हम लोगों ने सबने अपने बड़े बड़े जंगले बना दिए, नालियां कवर्ड कर दी, कहीं भी हम देखते हैं गंद फेंक देते हैं, नाली के अंदर कोई फेंक देता है, कोई गटर के अंदर फेंक देता है, उससे क्या होता है, ब्लॉकिंग हो जाती है। उसके बाद समस्या में कई कई हद तक हम भी जिम्मेवार है। लेकिन हाँ, दूसरी चीज ये है कि आप डेवलप कंट्री किसको मानते हो? अमेरिका को, आप इटली को भी मानते हो, आप चाइना को भी मानते हो, लेकिन हर जगह आपने देखा होगा बारिश आती है, बाढ़ की प्रॉब्लम से वो लोग भी जूझ रहे हैं जिनकी पॉपुलेशन हमारे आगे कुछ भी नहीं है। हमारी पॉपुलेशन से 5 गुना 6 गुना है, उसके बावजूद भी वो लोग बाढ़ से जूझते हैं। तो पानी की प्रॉब्लम है, कुछ हद तक जनता को भी इस चीज के लिए सोचना चाहिए। हमें ये मानता हूँ कि इनकी ड्यूटीज बनती है एमसीएफ की, लेकिन एमसीएफ ढंग से काम नहीं करती है। आपने देखा होगा टीकरा किस पे फोड़ा जाता है? सरकार पे, नेताओं के ऊपर। लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा जो 60-60 हजार 70-70 हजार सैलरीज ले रहे हैं एमसीएफ में, जिनकी परमानेंट जॉब्स है, वो तो 40-50 साल के लिए जॉब कर रहे हैं, और सरकार 5 साल के लिए कोई नेता बदलता है, 5 साल बाद दूसरा एमएलए आता है, 5 साल बाद दूसरा पार्षद आता है। कोई अच्छा काम करेगा तो दोबारा रिपीट होगा, गलत करेगा तो हारेगा। तो भैया मैं इसमें 80% तो एमसीएफ को जिम्मेवार मानता हूँ, क्योंकि एमसीएफ का किया धरा सरकार के ऊपर फूटा जाता है, क्योंकि उनकी सैलरीज भी हैं, उन्हें परमानेंट जॉब्स मिली हुई है। सरकार का क्या है, आज नेता है कल नेता नहीं है। लेकिन एमसीएफ का कंट्रोल तो कहीं ना कहीं नेताओं के हाथ में ही है ना, मतलब कहीं ना कहीं किस डिपोजिट तो मेरी एमसीएफ का जो एम्प्लॉय है कहीं ना कहीं उसका सीनियर नहीं तो उसका सीनियर, तो कहीं ना कहीं रिपोर्ट तो एक नेता को ही कर। देखिए, हाथ में होने से कुछ नहीं होता, हाथ में होने के साथ साथ उनके साथ काम करवाना भी बहुत जरूरी होता है। सरकार ने जनता के बीच में फटकार लगा दी, किसी नेता ने किसी अधिकारी को डांट दिया कि तुझे सस्पेंड कर दूंगा, लेकिन उसके बाद टेबल के नीचे क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। आपने खुद देखा होगा, अगर अगर हम खुद ड्यूटीज अपनी फॉलो करें, अच्छे से एमसीएफ ही काम करे, तो मुझे लगता है सरकार पे सवाल उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी पॉइंट है। और अक्सर हमने ये भी देखा है कि फटकार लगा देते हैं या कोई एक्शन लिया जाता है तो एक महकमा जो है हड़ताल पे चला जाता है कि भैया हमारे एम्प्लॉय को या हमारे साथी को इन्होंने ऐसा कर दिया तो इस वजह से हम हड़ताल करते हैं, तो वो मुद्दे भी सामने बहुत। देखिए, हड़ताल करना तो कितने सालों से पुराना चलता आ रहा है। आजादी से पहले भी लोगों को हड़ताल और अनशन आपने करते देखा होगा, लेकिन मैं तो उसको अच्छा मानता हूँ जो अपनी हक की लड़ाई के लिए अनशन करे या हड़ताल करे। ये नहीं कि अपनी जॉब से तुम हटकर काम ना करो और उसके बाद तुम्हें सैलरी में कोई दिक्कत आए, तुम्हारी कोई सुविधाओं में दिक्कत आए तो तुम उसके बाद उसको हड़ताल करो। ये तो सेल्फ के लिए मतलब अपने लिए हो गया ना, ये तो लोगों के लिए थोड़ी आप लोग हड़ताल कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो। अगर आप अच्छा काम करोगे, एक एम्प्लॉय अगर ऑफिस के अंदर अच्छा काम करेगा तो उसका जो सीनियर है उसे क्यों डांटेगा और उसे क्यों हटाएगा और उसे क्यों हड़ताल करनी पड़ेगी? अगर आप अच्छे से काम कर रहे हो, आपने देखा हो कितने अधिकारी अच्छे भी हैं जो लोग अपनी ड्यूटीज फॉलो करते हैं और अच्छे से काम करते हैं, तो उन्हें तो हड़ताल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये नीचे का तबका ही हड़ताल पे जाता है, जिनकी 60-60 हजार 70-70 हजार सैलरीज हैं, जो हाजिरियां लगाते हैं और अपने घर बैठ जाते हैं, और सारा टिकट फुटता किस पे? सरकार के ऊपर। सही बात है। तो कहीं ना कहीं आम जनता भी बहुत बड़ा रोल प्ले करके ये जो बात चल रहा है, जैसे आपने बताया कि घरों के बाहर हमने जो जितने भी नाले थे उनको ब्लॉक कर दिया है, हमने जंगले बढ़ा दिए। जैसे ही थोड़ी सी आंधी थोड़ा सा तूफान आता है, बारिश आती है, तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो फेस करता है इंसान वो होता है बिजली कट।
बिजली गुल हो जाती है। अभी बीच में जब तूफान आया था 3 दिन तक शहर में ढंग से बिजली नहीं आई थी, थोड़ी देर के लिए आती फिर चली जाती है, और हर बिजली बोर्ड के बाद हमने देखा बथेरे लोग खड़े थे। तो क्या हम फरीदाबाद वालों को ये मान लेना चाहिए कि जब भी कोई बारिश आएगी तूफान आएगा तो हमें इस मुसीबत का सामना करना ही पड़े? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जो बिजली हम काफी टाइम से देखते आ रहे हैं, अब मैं सोलर की बात नहीं करता, उससे पहले की बिजली की बात करता हूँ, वो मैन मेड ही है ना, आदमी के हाथों द्वारा ही बनाई गई है बिजली। बिल्कुल। जो जो भी आविष्कार किया गया वो आदमी ने किया, कुदरत के साथ आपने तो हम लड़ाई लड़ नहीं सकते। आपने कहा कि आंधी के बारे में, इस आंधी को जिंदगी में हमने, जब से मैं 40 साल का हो गया हूं, मैंने तो ऐसी आंधी देखी नहीं जिसके अंदर कितने ही पेड़ गिर गए, कितने ही खंभे गिर गए। आज तक सुना होगा एक पेड़ गिर गया, दो पेड़ गिर गए, लेकिन हजारों लाखों पेड़ गिरे और खंभे गिरे काफी सैकड़ों। तो इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो हमें झेलनी पड़ेगी। और रही जनता की बात, जनता को तो आप कितना पेट भर लो, जनता को हर सफिशिएंट, आप हर मतलब कोई भी जो उनकी जरूरतें हैं वो उनको पूरा कर लो, फिर भी कहीं ना कोई कमी रहती है। जैसे आपने देखा होगा कि 26 साल तक माँ बाप खिलाते हैं, 25 साल तक बड़ा करते हैं बेटे को, फिर बेटे की शादी हो जाती है और बेटा माँ बाप को से सवाल करता है कि आप लोगों ने मेरे लिए क्या किया है। तो यही होता है, एक साल के अंदर आप 365 दिनों के अंदर 350 दिन जनता को अच्छे दे दो, और 15 दिन अगर आप खराब दे दोगे तो वो 15 दिन काउंट होंगे। मैं तो यही मानता हूँ। बट चलो, एक आंधी तूफान एक अलग मुद्दा है कि उसमें चलो जो सिचुएशन आई, जैसे आपने बताया कि हम कुदरत से नहीं लड़ सकते, लेकिन नॉर्मल डेज में भी, स्पेशली गर्मियों में ऐसा होता है कि गर्मियों में दिन में लाइट चली जाती है या रात में लाइट चली, तो ये इसका मतलब एक आम जनता को नहीं पता कि पीछे की टेक्निकल चीजें क्या हो रही है, किस वजह से ये पाद कट हुआ। मैं आपको पीछे टेलीफोन के जमाने में तो ले जाऊंगा नहीं, मैं अभी कुछ 5 7 10 साल पहले ही आपको ले जाता हूँ। 2014 से पहले की बात करता हूँ, अब मैं एक राजनीतिक आपको जवाब दूंगा। 2014 से पहले आपने सरकारें देखी होंगी, कांग्रेस 55 60 साल से सरकार आती थी, आपने अपने बूढ़े बुजुर्ग को, अपने माता पिता को, अपने दादा दादी को ये सवाल जरूर किया होगा जब आप छोटे होते होगे कि मम्मी ये क्या चक्कर है, 24 घंटे के अंदर लाइट ही 20 घंटे आती है, 4 घंटे के कट रहते हैं। लेकिन उसमें और आज की डेट में आपने देखा होगा कि बेहतरीन काम हुआ है। और 365 दिनों में हो सकता है 20 दिन आप लोग प्रॉब्लम मतलब झेलते हो, लेकिन आपने देखा होगा पहले से कितनी, मतलब कितनी लाइट जाना बंद हुआ है। हाँ, कुदरत की वो है, अगर आंधी आती है, तूफान आती है, बारिश आती है, तो थोड़ा टाइम तो हम लोगों को झेलना ही पड़ता है। लेकिन हम ये तो नहीं कर सकते ना कि हर चीज हम किसी के ऊपर डाल दें, कुछ चीजें हमें समझने की भी तो जरूरत है। हाँ, लॉजिकल पॉइंट लगाना ज़रूरी है। ये आपके इस बात से बहुत सही लगा कि बचपन में हम देखते थे बहुत पावर कट होता था। शायद हो सकता है, मेरा ये अपना पर्सनल व्यू पॉइंट है कि कुछ ज़माने में एसी नहीं होते थे, गर्मी भी एक हद तक पड़ती थी, और हम बच्चे होते थे, खेलते कूदते थे, हमें एक वो होता था ना, जैसी लाइट जाएगी हमें पता है कि पूरा मोहल्ला वैसे बार होगा। जब हम बच्चे होते थे ना, तो हमें अपनी सुध नहीं होती थी, हमारे माँ बाप को हमारी सुध होती थी। अगर उन्हें दिख रहा है कि बेटे के माथे में पसीना है, उसे गर्मी है, तो माँ बाप पूरी करते थे वो जरूरतें, चाहे वो एसी की हो, चाहे वो कूलर की हो। लेकिन आज की डेट में हम लोग बड़े हो चुके हैं, ऐसे ये चक्कर चक्कर है दुनिया का, चलता रहेगा। हम अपने बच्चों की सोचेंगे, बच्चे फिर अपने माँ बाप, ये चलता रहेगा। अच्छा, अभी हमने थोड़ी देर पहले बारिश की बात करी कि सड़कों पे पानी भर जाता है, तो सड़कों पे तो इतना पानी भर जाता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जब बात होती है नल में पानी आने की, तो उसके लिए फरीदाबाद की जनता को बहुत बहुत कुछ झेलना पड़ता है, और अगर आता भी है तो बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत गंदा पानी आता है, राइट। और अगर हम थोड़ा सा डबुआ की साइड चले जाए, या फिर ये 17 नंबर चुंगी जिसे कहते हैं, इस साइड चले जाए, तो वहाँ आज भी लोग टैंकर से पानी बिदम भर भर के अपने घरों में लेके जा। तो मतलब ऐसा क्या है, देश अपने शहर में डेवलपमेंट में कहाँ कमी रह रही है कि लोगों को हम घर तक पानी तक नहीं, अच्छा साफ पानी पहुंचा पाए? देखिए, डेवलपमेंट की बात में पानी की प्रॉब्लम तो है ही फरीदाबाद में, और ये आज की नहीं है, कई सालों से हम लोग झेलते आ रहे हैं। स्लम्स के अंदर भी प्रॉब्लम रही है, एनआईटी के अंदर भी प्रॉब्लम रही है, और जो डेवलप्ड एरिया हैं इनमें भी कई बार प्रॉब्लम रहती है। लेकिन मैं एक बात बोलूंगा, पहले की पॉपुलेशन और आज की पॉपुलेशन में फर्क देख लो आप। हो सकता है पहले की पॉपुलेशन आज 1 करोड़ में हो, आज 3 करोड़ हो गई हो, तो पॉपुलेशन से भी इससे फर्क पड़ता है। पानी की जो क्वांटिटी है वो तो उतनी रहती है, बढ़ेगी कैसे? अगर बारिश ज्यादा आएगी, ज्यादा पानी अच्छा करके हम लोग आगे सप्लाई करेंगे, लेकिन पॉपुलेशन हमारी बढ़ती जा रही है। उसके बावजूद ट्यूबवेल देते हैं, स्लम्स हो चाहे डेवलप्ड एरिया हो चाहे एनआईटी हो, हर जगह ट्यूबवेल की सुविधा कराई जाती है। लेकिन आपने एक चीज देखा होगा ना कि हम लोगों की भी कहीं ना कहीं गलती है। जैसे आपने मुद्दा उठाया कि पानी कई जगह पे नाली वाला आता है, कई जगह बदबू वाला आता है, तो मैं इस चीज की भी एक आज आपके चैनल से सामने पब्लिक को एक बात बोलना चाहूंगा। लोगों ने 4 4 कनेक्शन ले लिए, एक ही मेन लाइन में से 4 कनेक्शन ले लिए, 2 में पानी आता है, 2 पिछले कनेक्शन है, उन पिछले कनेक्शनों को खाली छोड़ दिया जाता है, उनको बंद भी नहीं। कई जगह, मैं नहीं कह रहा हर जगह, लेकिन कई जगह ऐसी प्रॉब्लम है जो मैंने खुद स्लम में देखी है।
क्योंकि मैं जिस जगह में रहता हूँ वहां पर ये प्रॉब्लम चल रही है। लोग एक ही पाइप में से 4 कनेक्शन ले लेते हैं, लेकिन आपको पता है कनेक्शन तो एक ही वैलिड होना चाहिए। आप 4 कनेक्शन ले लेते हो, 2 खुले छोड़ देते हो। उसमें क्या होता है, कई बार बारिश आती है, सीवर का पानी ओवरफ्लो होता है, तो वो सीवर का पानी उसके जरिए उन पाइपलाइंस में घुस जाता है। वहां भी कहीं ना कहीं हम लोगों की भी तो गलती है कि भाई आप पिछला कनेक्शन अगर उसको बंद करोगे तो शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी पड़ेगी, मतलब प्रॉब्लम के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा। और कई जगह ऐसा भी है कि एमसीएफ की गलती की वजह से कई जगह पाइपलाइन टूटी रह जाती है और वो टाइम पर सही नहीं होती, तो उसके बाद वही पानी सारा सारा का सारा पाइपलाइंस में घुस जाता है और हम लोग कई जगह पर इस नाली के पानी को फेस करते हैं। जैसे कि जनता हर बार कुछ भी छोटी सी समस्या होती है सरकार पे या एमसीएस पे क्वेश्चन उठाती है, कहीं ना कहीं हम लोगों को खुद को भी देखना चाहिए, खुद को भी समझना चाहिए कि हम किस तरीके से कचरा फेंक रहे हैं, किस तरीके से अपने घरों में जो कनेक्शंस करा रहे हैं पानी के, वो उसका क्या सही तरह से कनेक्शन हुआ है नहीं हुआ। इसमें इसमें मैं एक बात आपको बोलना चाहूंगा, जैसे जनता में कोई भी चला उठा, सुबह रोटी खाई उठा और फेसबुक पे प्रधानमंत्री जी के लिए कुछ भी बोल दिया, ऐसे ही वो हाल हुआ पड़ा है। हमने कंपेयर तो करना है इटली से, कंपेयर करना है हमने अमेरिका से, लेकिन वहां के रूल्स नहीं पता। हम स्कूटी पे गए, गंद उठाया, चौक पे फेंक दिया। हमने कहीं भी नाली के अंदर खाया पिया और फेंक दिया। हमने कभी शहर को साफ रखने का नहीं सोचा, लेकिन टीकरा किस पे फोड़ा? एमसीओ पर सरकार। हम खुद अपनी अगर कुछ जिम्मेवारी है छोटी छोटी, मानता हूं कि सारे लोग नहीं समझ सकते, लेकिन हाँ कुछ लोग, आपने देखा होगा एक सलमान खान की फिल्म आई थी, कोई एक बंदे को बोलेगा तो वो आगे 3 को बोलेगा। ऐसे अगर हम लोग ऐसी कोई चला दे, ऐसी कोई मोटिव करके मतलब बोल के ये बात लोगों तक फैलाएं कि भैया तू एक को बोल रहा है गंद नहीं फेंकना रोड पे, 2 3 को बोले, आगे वो 3 को बोले, तो शायद कुछ फर्क पड़ जाए। ये तो है। कहीं ना कहीं देश सरकार से बाद में जनता से पहले बनता है। जो देश की जनता है, जो शहर की जनता है, उससे वो शहर और देश पहले बनता है। आपने बहुत सही बात कही कि हमें फैसिलिटीज़ तो इटली और अमेरिका जैसी चाहिए, लेकिन वहाँ के जैसे रूल्स अगर यहाँ पे लागू कर दिए जाए तो लोग वैसे ही बन जाएंगे। जैसे कि हमने हमने हाल ही में देखा, जब चालान के रेट बढ़े थे, जब चालान बढ़ जाता है तो इंसान बड़ा पागल हो जाता है कि चालान क्यों बढ़ा दिए, रेट क्यों। अल्टीमेटली उसके पीछे का मुद्दा, उसके पीछे का मकसद देखे तो वो हम लोगों की भलाई के लिए। अगर हमें बोला जा रहा है कि तुम हेलमेट पहन के मत जाओ रोड पे, नहीं तो हेलमेट पहन के जाओ रोड पे, अदरवाइज नहीं जाओगे तो चालान कटेगा, तो वो हेलमेट पहनने से फायदा तो हमें ही होता है ना। कल को खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारी जनता को ये समझना पड़ेगा कि भाई अगर आपके ऊपर कोई कानून लागू किया जा रहा है तो वो आपकी भलाई के लिए किया जा रहा है। एक चालान के लिए मैं छोटी सी आपको एक बात बोलूंगा। भारत देश है, 140 करोड़ लोगों का देश है। आपको पता है ना मर्डर पे क्या सजा है? आपको पता है ना रेप पे क्या सजा है? आपको पता है ना चोरी पे क्या सजा है? उसके बाद भी लोग करते हैं। सजा पता होने के बावजूद के फांसी पे लटक सकते हैं, 20 साल की सजा हो सकती है। हिंदुस्तान के अंदर आपने देखा होगा ये चालान से डरेंगे लोग। जब तक हम खुद दिल से नहीं सोचेंगे ना कि हमें अपना देश साफ रखना है, हमें अपना एरिया साफ रखना है, तब तक ये हल नहीं होगा। आप चालान कर दोगे, चालान से कुछ लोग डरेंगे, कुछ लोग डरेंगे, लेकिन जो मर्डर से नहीं डरते, जो रेप करने से नहीं डरते, जो चोरी करने से नहीं डरते, वो क्या एक चालान से, एक छोटे से चालान से डरेंगे? जिन्होंने जो हरकतें करनी है वो करेंगे। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जब तक दिल से अपने देश को अपना नहीं मानोगे, अपने एरिया को साफ नहीं रखना चाहोगे, तब तक कोई हल नहीं निकल सकता। हम लोग एनआईटी एरिया में रहते हैं, एनआईटी फरीदाबाद, ये डबुआ वाले, जवाहर कॉलोनी वाले, ये लोग थोड़े आसपास ही रहते हैं। अक्सर एनआईटी के लोगों को बोलते हुए सुना है कि भाई ये एनआईटी है, ये डबुआ है या ये जवाहर कॉलोनी है, ये सेक्टर नहीं है। तो वो जो एक बहुत बड़ा कंपैरिजन हमेशा क्रिएट किया जाता है कि एनआईटी ऐसा है, सेक्टर ऐसा है, तो ये डिफरेंस कैसे कम हो सकता है? मतलब लोगों की सोच को कैसे बदला जा सकता है कि भाई अगर हम चाहें तो हम एनआईटी को भी सेक्टर जैसा बना सकते हैं। देखिए, मैं उसके लिए थोड़ी जली कटी बात बोलूंगा आपको। हमेशा कंपेयर तो किया गया है कि एनआईटी और स्लम और सेक्टर्स का एरिया, और इस चीज को सरकारों ने बीच में हमारे दरार डाली है। तो मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, जो एनआईटी का एरिया है और जो स्लम्स एरिया है, यही सरकार तय करती है। यही सरकार इसलिए तय करते हैं, जो सेक्टर साइड का एरिया है वो 30% से 50% के बीच में वोटिंग करता है, और जो हमारा स्लम और एनआईटी एरिया है ये कम से कम 55 to 70% वोटिंग करता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को बनाने का इनका कहीं ना कहीं हाथ होता है। और मैं अक्सर देखता आया हूँ कि सेक्टर साइड में आरडब्ल्यू बन जाती है, सेक्टर साइड में कई फैसिलिटीज दी जाती है। हाँ, मैं ये जरूर मानता हूँ कि वो लोग टैक्स पे करते हैं, लेकिन हम लोग भी तो टैक्स पे करते हैं। हमारे छोटे से छोटे प्रोडक्ट पे टैक्स लगता है। आप कोलगेट से लेकर बड़ी से बड़ी कोई भी चीज देख लो, किताब देख लो, कॉपी देख लो, कोई भी चीज देख लो, राशन, इन पे टैक्स हम भी पे करते हैं। तो फैसिलिटीज दोनों को बराबर मिलनी चाहिए। आपने देखा होगा सेक्टर्स के अंदर कोई प्रॉब्लम आप फेस नहीं करते हो,
लाइट्स भी ज्यादा 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा चले गए। हाँ, कुदरत की मार हुई तो बात अलग है, वो भी 365 दिनों में 2-4 दिन। लेकिन सेक्टर्स को कहीं ना कहीं हमसे अलग माना जाता। आपने देखा हो गेट लग जाते हैं, कोई गाड़ी नहीं जा सकती। किसी को एशियन हॉस्पिटल में जाना है तो बीच में गेट लगा दिया, उनकी मर्जी है, चाहे पेशेंट सीरियस हो चाहे कहीं हो। लेकिन हमारी कॉलोनीज के अंदर आप कभी भी आओ, अपने गाड़ी निकालो, अपने एनआईटी में आओ, कहीं भी गाड़ी निकालो, कोई लोग। कोई लोग तो तो ये कहीं ना कहीं थोड़े पार्शियलिटी रखी हुई है। तो अभी हम यहाँ से थोड़ी सी दूरी चले जाएं, यहाँ से हार्डली 100 मीटर 150 मीटर की दूरी पे डबुआ मंडी। अभी बीच में हमने वीडियो भी देखा था कि जो डबुआ मंडी के दूसरे वाला गेट जो उधर से सीधा डबुआ वाली रोड पे निकलता है, अगर उस रास्ते की बात करें, उधर से ही सब्जियां आ रही है, उधर से ही सारे गलियों में घूमने वाले सब्जी वाले निकले, और कितना गंद है। चलो मान लिया कि कहीं ना कहीं जनता जो है जिम्मेवार है उस चीज़ की, तो सरकार को कुछ सख्त कदम नहीं उठानी चाहिए उसको? देखिए, इस वाली प्रॉब्लम को तो मैं 15 से 20 सालों से देखता आ रहा हूँ, और इस प्रॉब्लम के लिए तो मैं सरकार के खिलाफ हूँ। क्योंकि सरकार फेसबुक पर, सोशल मीडिया पे, नॉर्मल मीडिया पे हर जगह बोलती तो है कि सबका साथ सबका विकास। लेकिन आपने एक चीज देखा हो, घर में टमाटर भी यूज होता है, प्याज भी यूज होता है, और वहां पर नाली का कीचड़ का हाल आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, मैं 15-20 सालों से देखता आ रहा हूँ। इसमें तो मैं सरकार के खिलाफ हूँ। सबसे पहले लोगों की मूलभूत सुविधाओं को पूरा करना चाहिए, जो वो कितने सालों से प्रॉब्लम फेस करते आ रहे हैं। आपने देखा होगा बड़कल में बड़कल झील भर दी गई, हाँ। देखा होगा। वो ज्यादा जरूरी नहीं था, लेकिन ये डबुआ की मंडी को साफ करना, डेवलप करना, ये बहुत जरूरी था। आपने देखा होगा कि शहर के अंदर कई चीजें ऐसी हो रही है, कॉर्नर्स तोड़े जा रहे हैं, उनको तोड़ के जाम हटाने की बात करी जा रही है। लेकिन आपने ये चीज नहीं है, क्योंकि कोई स्लम में कीचड़ है, कोई स्लम में कोई गली की जरूरत है, बड़खल गांव में जरूरत है, और जितने स्लम छोटे छोटे आते हैं, आपने जैसे डबुआ का मुद्दा उठाया मंडी का, उसमें ये जरूरत है। तो पहले इन चीजों को करना चाहिए। तोड़ फोड़ तो 5 साल पड़े हैं आप लोगों के, अभी नए इलेक्टेड होके आए हो आप। तो इस चीज में मैं सरकार के खिलाफ जाऊंगा कि पहले जो मूलभूत सुविधाएं हैं जनता की, इनको इन 2.5 सालों में पूरा करके दीजिए। उसके बाद 2.5 साल बाद आप देखिए क्या आपने डेवलप करना है। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि मंडी का मुद्दा सिर्फ मंडी तक ही सीमित नहीं है, उसी मंडी से निकल के सब खाना सब्जियां लोगों के घरों तक जा रहे हैं। वही सब्जी वाला अच्छे से अच्छे घर में भी पहुंचा रहा है वो सब्जी, और डबुआ में तो जो जाके खरीद रहे हैं वो अलग ही है। तो ये चीज़ पे फोकस करना, आई होप ये वीडियो सही लोगों तक पहुंचे, ताकि वो इस बात को समझ पाए कि कहाँ पे पहले एक्शन लेना चाहिए, जैसे आपने कहा। और अगला मेरा मुद्दा ही ये था, जैसे आपने तोड़फोड़ की बात करी, कि आजकल एमसीएफ बहुत ज़ोरों शोरों से तोड़फोड़ करता है। अगर हम कहीं भी देखते हैं, हर दूसरे दिन कोई ना कोई कार्रवाई हो रही होती है अतिक्रमण को लेके। आपके हिसाब से क्या अतिक्रमण को हटाना एक तरह से तो सही है, लेकिन जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनका आशियाना टूट जाता है, जो लोगों के अपने घर है वो टूट जाते हैं, कईयों के बहुत सारे रोजगार खत्म हो जाते हैं, तो क्या ये एक्शन सही तरीके से लिया जा रहा है, या इसका कोई और ऑल्टरनेट हो सकता जितेश भाई, जैसा कि मैं जानता हूँ, मैं हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक किनारा दिया कि जहाँ झुकी वही मकान। आपने देखा होगा, अगर हम किसी को तोड़ने जा रहे हैं, कोई इलीगल आया हुआ है पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, जो मुद्दा आजकल उठ रहा है, हम कितने सालों से इन चीजों की बातें करते थे, हमने देखा नहीं था कि आज लाखों लोग निकल रहे हैं देश में, जो पाकिस्तान से आए हुए, बांग्लादेश से आए हुए। लेकिन मैं इस चीज को कंपेयर करूंगा एक नॉर्मल इंसान से। आपने देखा होगा, झुग्गी तो हम लोग तोड़ देंगे, गरीब की झुग्गियां तो हम तोड़ देंगे, लेकिन हम उन चीजों को कब तोड़ेंगे? जैसे मान लीजिए 100-100 सालों से लोग आके बसे हुए हैं, 40-40 50-50 साल से लोग आके बसे हुए हैं। आप उस चीज का कंपेयर झुग्गी से करोगे तो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई पार्शियलिटी नजर आएगी। हाँ, मैं मानता हूं, अगर झुग्गियां तोड़ के हम लोग कोई मेडिकल कॉलेज बनाना चाह रहे हैं, कोई हॉस्पिटल बनाना चाह रहे हैं, कोई स्कूल बनाना चाह रहे हैं, तो चलो वो मतलब तोड़ना चाहिए। लेकिन उन बेचारों को इस 50 डिग्री की गर्मी में आप लोग कोई जगह तो दोगे, कोई व्यवस्था तो करके दोगे। है तो वो देश के ही ना। अगर वो हमारे देश के नहीं है तो आप बिल्कुल उनको बाहर करो। लेकिन अगर देश के ही लोग हैं, आप इलेक्शन के टाइम कहते हो कोई एक झुग्गी नहीं तोड़ेंगे हम, एक गरीब को नहीं हटाएंगे हम, उनको उल्टा मकान देंगे, और इलेक्शन होते ही आप कहते हो हम तो तोड़ फोड़ करेंगे और इनको हटाएंगे, ये इलीगल है। तो ये इलीगल 40-40 50 साल से लोग रह रहे हैं, जो जो बस चुके हैं। ये पहले कहाँ गए थे ये लोग? मानता हूँ कांग्रेस के टाइम पे इनको बसाया गया, कांग्रेस के टाइम पे इन्होंने सब कुछ किया, क्योंकि भ्रष्टाचार चलता था कांग्रेस में। आप 2 लाख लेके 50 लाख का मकान ले सकते हो। आज उन चीजों में कहीं नकेल कसी गई है, लेकिन मैं सरकार के साथ हूँ इन चीजों में। लेकिन मैं सिर्फ मार्केट्स में जो जाम लगता है उसको फैला, मतलब सही करना, और सड़क के किनारे पर जो लोग बसे हुए हैं, जिन्होंने गलत तरीके से मंदिर बना रखे हैं, मजार बना रखी है, कोई घर बना रखा है, मैं उनके खिलाफ हूँ। लेकिन मैं उस चीज के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ कि आप डेवलपमेंट की तरफ ध्यान तो नहीं दोगे। आज विधानसभा को आए हुए मेरे ख्याल से 7-8 महीने हो गए, आपने डेवलपमेंट की तरफ ध्यान नहीं दिया। आपने ध्यान दिया तो सिर्फ तोड़फोड़ की तरफ।
ऐसे ही कुछ 2-3 साल पहले एक यशपाल यादव कमिश्नर आए थे हमारे नगर निगम के, उनके खिलाफ मैंने अनशन किया था, क्योंकि वो सिर्फ तोड़-फोड़ पर ध्यान दे रहे थे। वो जहाँ जा रहे थे बिल्डिंग गिरा रहे थे, कहीं पर जाली गिरा रहे थे, कहीं पे कुछ कर रहे थे। लेकिन उनका पार्ट कमिश्नर रहते हुए सीवर की प्रॉब्लम भी सॉल्व करना था, सड़कों को सॉल्व करना, लाइट को सॉल्व करना, पार्क डेवलपमेंट करना, ये सब चीजें थी। तो उनके खिलाफ मैंने अनशन किया था और ऑलमोस्ट 7 दिन के अंदर उनका ट्रांसफर हो गया था। तो आज भी कहीं न कहीं वो चीज़ है। दिख रहा है मुझे कि भैया डेवलपमेंट की तरफ ध्यान कम है, तोड़-फोड़ की तरफ ध्यान ज़्यादा है। तो मैं एक ही बात कहूँगा कि 2 ढाई साल आप लोग अपने एरिया को, बड़खल को डेवलप करो, लोगों को सुविधाएँ दो, जो पीछे कुछ सुविधाएँ रह गई हैं, उनको पूरा करो। उसके बाद आप ध्यान दो ना तोड़-फोड़, कौन मना कर? तो कहीं न कहीं थोड़ी बहुत तो इसमें कमी नज़र आती है। तोड़फोड़ करने के बाद जो मलबा होता है, जो कचरा होता है, वो सब वहीं छोड़ देते हैं। अभी 2-4 दिन में बारिश हो जाती है, हम वो सड़कों पे फैल जाता है। तो कहीं ना कहीं इस एक्शन से हमारा शायद दोबारा से गंदा ही हो रहा। आपके 2 नंबर पे ही पुलिया है, जो डबुआ के लिए रास्ता जाता है जिसके लिए, आपने देखा होगा कॉर्नर्स पे तोड़-फोड़ की गई और 8 महीने हो गए इस चीज़ को, 7 महीने। सरकार को बने हुए कि 1 महीने बाद ये काम हुआ था और आज तक वहाँ से गन नहीं उठा। आपने देखा होगा। और कहीं भी तोड़-फोड़ की जा रही है, हाथ कैप गन पता नहीं क्यों नहीं उठाते ये लोग। या तो ये लोग मीडिया के आगे हीरो बन के दिखाना चाहते हैं, पहले मुद्दा उठेगा, फिर कोई विधायक, कोई पार्षद जाके इसको उठवाएगा और वो हीरो बन जाएगा। तो ये कहीं न कहीं तो कमी नज़र आ ही रही है सरकार की। और कोई मंत्री आता है जब शहर में, जैसे अभी हाल ही में सीएम साहब आए थे, डब्बा मंडी में ही उनका कार्यक्रम था, तो रातों रात वो मंडी साफ कर दी गई। जिस एरिया से उन्होंने जाना था, जिस रास्ते से उन्होंने जाना था, मैं खुद पर्सनली देख के आया था कि रातों रात वहाँ पे काम चला है और दाती में वो एरिया ऐसे साफ कर दिया गया, कोई कह भी नहीं सकता कि ये एरिया इतना गंदा। ये हमारे कुछ नेता ऐसे हैं जिन्होंने दिवाली वाला हाल कर, दिवाली जानते हो ना? दिवाली से 1 महीना पहले सबको पता है लक्ष्मी माता ने आना है। सफाइयाँ शुरू हैं, पेंट करना शुरू हो गया, चूना लगाना शुरू, सफाई करना। तो ये नेता भी वैसे ही हैं। सीएम साहब उनके भगवान हैं। भई हरियाणा का सीएम द बॉस, भगवान को खुश करना है तो हमें अपना एरिया डेवलप करना पड़े, दिखाना पड़े, क्योंकि हमें अपनी कमियों पे चूना लगाना है, मतलब सफाई करना है। तो मैं दिवाली की तरह इसको कंपेयर करूँगा कि अपने भगवान को खुश करने के लिए आप 2 दिन की सफाई कर रहे हो, लेकिन बाकी के 363 दिन वही गन, वही सब कुछ। तो ये कमी सरकार की तो नज़र आती है। बिल्कुल। तो मतलब जब ऐसा कुछ देखते हैं ना, तो जनता भी कहती है, मैंने अक्सर लोगों को कहते सुना है, फिर अगर इसी तरीके से देश में विकास होना है, शहर में विकास होना है, तो हम चाहेंगे कि सीएम साहब हर मोहल्ले में, हर गली में एक एक दिन आते रहे पूरे साल, ताकि कम से कम हमारा शहर 1 साल के अंदर तो साफ हो ही जाएगा। जितेश भाई, मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, अगर मकान को बनाया जाता है, सबसे पहले नींव मजबूत की जाती, कि आंधी-तूफान से ना गिर जाए, कोई पानी की लीकेज से ना गिर जाए, सबसे पहले नींव होती है। ऐसे ही राजनीति है, कार्यकर्ता सबसे पहली नींव है, उसके बाद पार्षद। जो अथॉरिटी, सिग्नेचर अथॉरिटी होती है, वो पार्षद से स्टार्ट होती है। अगर वो नींव अच्छी हो ना, अगर पार्षद कैंडिडेट्स अच्छे हों सरकार के, जो लोगों के लिए काम करें, दिन रात सेवा करें, मैं ये नहीं कहता कि उनके घर में कोई प्रॉब्लम है, बुखार है, वो छुट्टी पे है, वो कोई दिक्कत नहीं, वो तो सबके साथ। अगर पार्षद अच्छे से काम करेगा ना, अगर सबसे पहली नींव अच्छी होगी सरकार की, तो आगे नेताओं को भगवान को खुश करने की जरूरत नहीं पड़े। और एमएलए वगैरह का, सीएम वगैरह का, मंत्री वगैरह का कई हद तक का काम जो उनके बर्डन सिर पे होता है, वो कम हो जाएगा अगर पार्षद ढंग से ड्यूटी करे। क्योंकि ये छोटी-छोटी सुविधाएं जो है ना, सीवर, पानी, लाइट और ये छोटी-छोटी जो समस्याएं हैं, वो सब पार्षद के अंदर आती है। और आज हमारे बड़खल का ऐसा हो गया है कि हमारा नाली को भी साफ करने के लिए ना हमें विधायक को बोलना पड़ता है। अगर हमें सब चीज विधायक को बोलनी है, मंत्री को बोलनी है, तो हमें पार्षद नीचे बनाने की जरूरत ही नहीं है। और अगर पार्षद अच्छा होगा तो हमें मंत्री और विधायक तक जाने की जरूरत। जैसे कि हम अगर इस चीज़ को मैं कॉर्पोरेट कल्चर से कनेक्ट करके देखूं, कि अगर एक टीम के जो लो मैनेजमेंट के लोग हैं, अगर वही बहुत अच्छे से अपनी काम को संभाल लेंगे, अपनी टीम को संभाल लेंगे, तो शायद हो सकता है कि जो सीनियर है वो कंपनी को नेक्स्ट लेवल डेवलपमेंट तक ले जाने में शायद हेल्प कर पाएंगे। तो सेम ऐसे ही है, अगर जैसे आपने कहा कि अगर पार्षद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से संभाल लेंगे, तो हो सकता है जो हमारे एमएलए साहब है वो शहर की बाकी चीज़ों पे ध्यान दे पर, बाकी चीज़ों को कैसे डेवलप करा जा सकता है। बट अगर वो इन्हीं चीज़ सब में उलझे रहेंगे, आए दिन उनको अलग अलग लोगों से पहुंच जाएंगे, तो बहुत उनके लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो। देखिए, एक रूल बन जाए ना, जैसे कोई पुलिस महकमे में कोई अच्छा काम नहीं करता, कोई रिश्वत ले लेता है, कोई गलत काम करता है, कोई काम चोर है, तो उसे सस्पेंड करने का प्रावधान होता है। डॉक्टर्स के साथ भी ऐसे ही होता है। ऑपरेशन के टाइम कोई गलती कर दे, टाइम पे ऑपरेशन ना कर पाए, तो डॉक्टर का भी शायद लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। ऐसी कई प्रॉब्लम्स हैं, राशन वाले के साथ भी यही है। यही अगर सेम चीज, यही रूल अगर निकल आए राजनीति के अंदर भी,
कि जो पार्षद अच्छा काम नहीं करेगा उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा, जो पार्षद रिश्वत लेगा उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा, जो एमएलए अच्छा काम नहीं करेगा, मंत्री अच्छा काम नहीं करेगा, उसे सस्पेंड करा जाएगा। तो शायद कहीं किसी हद तक कुछ सुधार आ जाए और लोगों की जो समस्याएं हैं, जिनको देखते हुए लोग इलेक्ट करते हैं, इनको चुनते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ बदलाव हो सकता है। इस तरह के एक्शंस यूपी में बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं कि मतलब जब कहीं पे किसी भी एम्प्लॉय का या गवर्नमेंट ऑफिशियल का कुछ ना कुछ इशू सामने आता है तो उनको बहुत जल्दी उन पे मैंने आपको बताया ना, गवर्नमेंट, सरकारी, पुलिस में, डॉक्टर्स में, इन सब में होता है, लेकिन आपने नेताओं में नहीं देखा हो। नेताओं के अंदर तो पार्टी का सेम, कोई भी पार्षद गलती करता है, कोई भी विधायक गलती करता है, कोई चोरी करता है, तो उसे तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करना चाहिए। जब दिख रहा है कि लोग इसकी ये प्रॉब्लम को उठा रहे हैं, इसने गलती करी है, इसने रिश्वत ली है, या इसने कोई भी गलत काम किया है, या फिर लोगों को अच्छे से जवाब नहीं दिया, लोगों के हमेशा यही करता है कि लोग आते हैं और उसका रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो सस्पेंड का एक ऑप्शन होना चाहिए। तभी मजा आता है, तभी दिखता है कि हाँ किसी के ऊपर डर है। नेताओं को डर है नहीं, अपनी सरकार है, तो कब जो भी होगा वो चलता रहता है। तो अतिक्रमण की हमारी बात चल रही थी, तो अतिक्रमण में हमने हाल ही में एनआई वन में बहुत बार ड्राइव देखी है एनसीएफ की, सोट मोड़ करते हैं, जितने आगे छज्जे निकले, जो कि गलत है कि भाई इतनी रोड अगर आप रख लोगे तो मार्केट में जाम लगना तो जायज़ है। और बट होता क्या है, आज तोड़े 2 दिन 4 दिन मार्केट खाली होती है, 5वें दिन फिर वही हाल है। अभी भी अगर आप जाके देखेंगे तो मार्केट में दोबारा से वही सब चल रहा है। तो इसका एंड रिजल्ट क्या है? मतलब बार बार बस यही सब करने के लिए होता है कि सिर्फ डराने के लिए, बाद में कुछ। आपने नायक फिल्म देखी है? देखी है ना, उसमें अनिल कपूर आपने देखा होगा। आज की डेट में उस अनिल कपूर से यहाँ के नेताओं को कंपेयर किया जाता है, आपने देखा ही होगा। लेकिन उस फिल्म के अंदर आपने एक चीज देखी थी, नोट की थी, उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ नायक बने थे। जो लोग गलत काम करते हैं, जो अधिकारी गलत काम करता है, जो नेता गलत काम करता है, उनके खिलाफ था वो नायक। लेकिन यहाँ पर नायक कौन सा है? यहाँ पर नायक अपनों को ही परेशान करने वाला है। आज की डेट में, पिछले कुछ सालों पहले हम कोरोना से जूझ रहे थे, आपने देखा होगा 2 साल कोरोना के हमारे खराब गए, लोगों के काम धंधे ठप हुए। आज लोगों ने जैसे तैसे करके उसको पटरी पे लाए। आपने महंगाई देख रखी होगी, आपने लोगों की जॉब्स वगैरह का सुना होगा, आपने बिजनेस का इशू सुना होगा। उसके बावजूद अगर वो लोगों को परेशान करके नायक बनना चाह रहे हैं, आप लोगों को ट्यूबवेल दे रहे हो, आप बिल्कुल अच्छा कर रहे हो, आप पार्क डेवलप कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, सब चीज अच्छी कर रहे हो आप। आपने कई लोग ऐसे हटाए जो नहीं होने चाहिए थे, बिल्कुल बड़ी आदत है। लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा, जैसे आपने एनआईटी और 2 की बात करी, गलत तो हर एक सा है। आप अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, वो डॉक्टर बन जाता है। 1 लाख वाला इलाज 10 लाख लेगा या नहीं ले लेगा? बिल्कुल। आपने अपने बेटे को पुलिस वाला बनाना चाहा, पुलिस वाला बना, वो बच्ची के बलात्कार के 20,000 रुपये लेकर उसने रिपोर्ट भी नहीं करी, देखा होगा आपने कहीं से। आपने वकील बनाना चाहा, बस आपका केस लड़ने वाला भी तो वकील था। इस दुनिया में अच्छा कोई भी हो, 40 रुपए के चावल 120 में बेचने वाला, वो भी सही नहीं है। 50 रुपए वाली चाप 250 में बेचने वाले, वो भी सही नहीं है। 100 रुपए के टमाटर को 200 में बेचने वाले, वो भी सही नहीं है। दुनिया में सही कोई भी नहीं। लेकिन हाँ, जिसका दाव चला, जिसका मौका लगा, उसने वो काम कर दिया। एनआईटी 1 और 2 जिसमें इन्होंने बताया कि सच्चे बाहर हैं, किसी ने आगे लोगों को किराया भी दे रखा है, पूरे इंडिया में आप सबसे बड़ी बात बताओ, आपने देखा होगा तोड़ फोड़, आपने देखा होगा उस दिन के लिए लोगों का सामान डाला ट्रक के अंदर और ले गए। आज नहीं का नहीं वो है। और पिछले 50 सालों से फरीदाबाद बसा हुआ है, और 40 का तो मैं हो गया, और 50 सालों का सुनता आ रहा हूँ कि फरीदाबाद ऐसे ही चलता है। हम लोग लगाम कसना चाहते हैं, लेकिन वो लगाम कसी नहीं जा। हम समझा सकते हैं, हम किसी से लड़ नहीं सकते, किसी का मकान छीन नहीं सकते। तो वहाँ कहीं ना कहीं लोगों को राहत देनी चाहिए। और खासकर ये जो 2-3 महीने का पीरियड होता है ना, जिसमें 50 डिग्री की लो है, बच्चे सबके बाप कहा जाए तो अगस्त में कर लेना, बारिशें शुरू हो जाएंगी, सर्दियाँ शुरू, तब कर लेना, तो कहीं हद तक कुछ ना कुछ लग हो रहा है। क्योंकि देखो, मार्केट में जो लोग फड़ी लगा के बैठे, अब ये एक कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी फायदे की चीज़ है, और एक देखो, हर कोई दुकान किराए पे लेके अपना धंधा नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ा सत्य है हमारे शहर का, हमारे देश का। दूसरा, हर कस्टमर शोरूम से या दुकान से नहीं खरीद सकता, ये भी एक दूसरा सत्य है। तो कहीं ना कहीं दोनों की अपनी अपनी नीड्स है। कस्टमर की भी नीड है फड़ी वाले होना, और फड़ी वाले की भी नीड है कि मैं यहाँ ही लगा सकता हूँ, क्योंकि भाई मैं तो दुकान का किराया अफोर्ड नहीं कर सकता। देखिए, ब्रांड और नॉर्मल में ये रेडी वाला और दुकान वाला फायदा आया। ब्रांड को लेने के लिए हम लोग जा सकते हैं, लेकिन जो रेडी वाला, वो नॉर्मल चीज़ें मिडिल क्लास लोगों के लिए
और जो स्लम एरिया के लोग हैं उनके लिए रेडी वाले सामान दे सकते हैं। आप और मैं ब्रांड ले सकते हैं जाके, लेकिन लोग नहीं। और रेडी वालों का जहाँ पर ठीक है, लोगों को पता है कि भैया हमें ये चीज़ें यहाँ पर मिल सकती हैं, तो लोग वहीं जाएंगे। या तो इनके लिए कोई ऐसी सुविधा की जाए, इन्हें ऐसी मार्केट दी जाए कि भाई सारी की सारी लोगों के लिए, रेडी पटरी वालों के लिए होना चाहिए। जब आप ये सुविधा नहीं कर पा रहे, तो तब तक आपको कोई अल्टरनेट आप नहीं दे पा रहे लोगों को, तो आपको उनको जहाँ वो काम करे अपने करना देना चाहिए। अब ये लोग, इनकी रोटी नहीं चलेगी, इनका खाना नहीं बचेगा, ये लोग चोरी करेंगे, ये लोग लड़ाई करेंगे, ये लोग मारेंगे, ये लोग उल्टे कामों में जाएंगे। तो पहले का अल्टरनेट कुछ निकालिए, उसके बाद ही बात आई। मैं तो यही बात हूँ। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपने बोला है कि ऑल्टरनेट होना बहुत ज़रूरी है। एक अलग से मार्केट अगर बना दी जाए तो कस्टमर के लिए भी अच्छा होगा, और जो बिजनेसमैन है, जो धंधा चला रहा है, उसके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, और आपकी मार्केट वाली तो अपना वो भी सॉर्ट आउट। मैं रेडी पटरी वाले और स्लम वाले जो लोग हैं, जो ये काम छोटे छोटे बिजनेस करते हैं, उनके लिए तो मोदी जी ने भी नारा दी है कि लोन लीजिए और अपना बिजनेस शुरू कीजिए। और हाँ, एक चीज़ है, मेरे को मछली की आँख की तरह एक चीज़ नज़र आ रही है। दशहरा का आपने देखा हो कितने एकड़ों में हो, और आपने देखा होगा अंदर मिट्टी धूल। दशहरा आया बनानी है, कोई प्रोग्राम हुआ, सर्कस लगवा दी। क्यों ना हम सारे के सारे लोग मिलकर और सरकार के साथ, एमसीएफ के साथ मिलकर दशहरा ग्राउंड पे ऐसा पॉइंट बना दिया जाए जहाँ पर 1000 रैलियाँ धरी, और उसको रेडी पटरी वालों की मार्केट ही बोला जाए। अगर हम उसके लिए अल्टरनेट हम ढूंढ रहे हैं, जो हमारी आंखों के आगे है वो चीज़, और कई सालों से हम लोग देखते आ रहे हैं कि वो एमसीएफ की ज़मीन है और वहाँ पर कुछ भी नहीं बना, तो हम ये ऑप्शन वहाँ पर ले जा सकते। और लोगों को भी पता रहेगा, जो 1 नंबर मार्केट जा रहे हैं वो दशहरा कितना दूर है उनके पास। जो 1 नंबर मार्केट, 2 नंबर, 5 नंबर वाली मार्केट में जा सकते हैं, अब दशहरा में नहीं आ पाएंगे। जब उन्हें हर तरह की वैरायटी दशहरा में उनके अंदर मिल रही है, तो लोग वहाँ जा सकते हैं। हाँ, दशहरा आया, रेडी पटरी वालों को बोल दिया गया कि 2 दिन की आप लोगों की छुट्टी। हाँ, छुट्टी तो नॉर्मल वैसे भी होती है, सरकारी जॉब वाले की भी होती है, तो ये कई हद तक हम कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा आइडिया है कि ये किया जा सकता है। लेकिन आपने अभी एक वर्ड यूज़ किया कि मोदी जी का नारा है कि लोन लीजिए, अपना धंधा कीजिए, स्टार्टअप इंडिया में, जिसके तुम बात करते हैं। बट कहीं ना कहीं वो मिलना भी बहुत बड़ी जगह हो गई है। देखो, जो लेडी पटरी लगा रहे हैं, वो इतना पढ़ा लिखा शायद नहीं है कि वो जाए बैंक को समझे किस तरीके से मुझे अप्लाई करने, चाहे भले ही बतेरी वीडियोस में देखता होगा, लेकिन एक वीडियो में होने वाली बात और जो ग्राउंड रियलिटी हो, उन दोनों में ज़मीन आसमान का। उसके लिए मैं बताता हूँ ना आपको। अब मोदी जी ने बोल तो दिया, मोदी जी की उस बात तो सबने गौर कर लिया कि मोदी जी ने बोला लोन लिया, लेकिन आपको भी पता है, आप भी एजुकेटेड है, मैं भी एजुकेटेड हूँ, लोन हर पेपर वर्क के बाद ही मिलता। आपके जो सिविल स्कोर है आजकल, उसके बाद ही मिलेगा। अब ये थोड़ी कोई बांग्लादेश से आया हुआ है, कोई पाकिस्तान से आया हुआ है, उसने कई तरह के लोन खाए हुए हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना रखे हैं, फर्जी हर चीज़ है घर के अंदर। वो चीज़ें हैं जो लोन पर नहीं मिली, मतलब लोन नहीं मिलेगा उन चीज़ों के होते। जैसे सरकार ने एक गाइडलाइंस दी हुई है कि घर में ये चीज़ होंगी तो ये लोन नहीं मिलेगा। और आपने फैसिलिटी भी देखी, जो सरकार की सेवाएं मिल रही, वो भी घर के इक्विपमेंट्स को देख कर ही मिलेगी, गाड़ी, एसी, ये सब चीज़। तो उस चीज़ पे भी तो गौर करना चाहिए। भाई मोदी जी ने बोल दिया लोन मिल रहा है, लेकिन लोन मिलेगा तो तरीके से। बिल्कुल। अब आप 1 करोड़ का लोन लेके, पुराने जैसे बड़े बड़े लोग थे, 5,000 करोड़ का लोन लेके भाग गए। आप भी कुछ लिमिटेड लोन लेंगे और आप अपना सिविल स्कोर 0 करके, तो उनको नहीं मिलेगा ना। उन्हीं को मिलेगा जिनका शुरू से एक सिविल स्कोर बनता आ रहा है, मेंटेनेंस। तो ये बात भी नोट करनी चाहिए हम। ट्रैक रिकॉर्ड तो अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अभी आपने कहा कि बांग्लादेश से आए हुए लोग, पाकिस्तान से, हाल ही में हम बहुत देख रहे हैं। चलो, जो बाहर से आए हैं वो तो अपना क्या मुद्दा लेके हमारे देश में घुसे हैं, क्या नहीं घुसे हैं, वो एक, उस पर तो डाउट करना जायज़ है। मुद्दा कोई नहीं होगा, उनका मुद्दा सिर्फ ये है कि भारत एक आश्रम हो। अच्छा, यहाँ पर कोई भी आ जाए और कोई भी रह दे, क्योंकि पिछली सरकारों में ये चीज़ें नोट ही नहीं होती थी। आपने देखा होगा, बंटवारा हुआ, पाकिस्तान को अलग किया, हिंदुस्तान को अलग किया। पाकिस्तान में सारा मुस्लिम पाकिस्तान जाना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद इंडिया ने रहा। और आज वो देखा होगा आपने, दीमक की तरह कुछ, मैं सारे के सारे समाज को नहीं बोलूँगा, कुछ लिमिटेड समाज ऐसा है जो दीमक की तरह देश को खा रहा है, जिन्होंने देश के अच्छे कामों पर भी साथ नहीं रहना। तो ये सारी गलतियां आप देख ही रहे हो। उनके कोई मुद्दा नहीं होता, उनको ये पता है भारत एक आश्रम है, यहाँ रह लो, कोई कुछ नहीं बोल पा। लेकिन आज सख्त डिसीजन लिए हरे जो देश वाले हैं, वो देश, मतलब जो देश पिछले कई सालों से रह रहे हैं हिंदुस्तानी, उन पर क्यों नहीं कोई खतरा, उन्हें क्यों नहीं बाहर निकालता। इलीगल डॉक्यूमेंट्स बना के आप लोग पाकिस्तान से आए हो, बांग्लादेश से आए हो, किसी और देश से आए हो, आज उन चीज़ों को नोट किया जाता है। मतलब
कई हद तक ये राजनीतिक मुद्दा में बोलना चाहूँगा आप ही चैनल पे, कई हद तक ये दिखता है कि बसाए मतलब लाओ आप 5,000 करोड़ का लोन दो आप, आतंकवादियों को घर में घुसाओ आप, और निकाले मोदी और निकाले बीजेपी सरकार, भ्रष्टाचार करो आप और सामने लाए मोदी सरकार। कहीं ना कहीं नाइंसाफी रही। अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे कुछ यूट्यूबर्स हैं, कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, कुछ अलग अलग हर शहर से कोई ना कोई ऐसा निकला है जो कि पाकिस्तान की किसी न किसी तरीके से मदद कर रहा था, उसको सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हमारे देश की पहुंचा रहे हैं, स्पाई के रूप में निकल के आ रहे हैं। और उसको मैं किसी धर्म से किसी किसी कम्युनिटी से जोड़ना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मिक्स कम्युनिटी के लोग निकल के आते हैं। तो ये कितना बड़ा खतरा है हमारे देश के लिए। देश के लिए खतरा, सबसे बड़ा खतरा तो यही है। पाकिस्तान से लड़ाई हुई, पाकिस्तान को जवाब दिया, 3 बार घर में घुस के मारा, एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक और सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान से तो उन्होंने निपट दिया। आपने देखा होगा 15 दिन हो गए, एक भी बॉर्डर के ऊपर गोली चली है, एक सैनिक शहीद हुआ। ये मोदी सरकार का आपने हल्का सा फर्क देखा हो। लेकिन घर के बैठे दुश्मनों से कैसे निपटो? जयचंद शुरू से आए, विभीषण का आज तक लोग मुहावरा देते आए हैं। आपने देखा हो घर के जयचंद लोग चीख चीख के बोल रहे हैं। देश के साथ चलने वाले बीजेपी के नेता और जो देश को अच्छा समझते हैं वो चीख चीख के बोलते आ रहे हैं कि घर के जयचंदों से सावधान। ये घर के जयचंद ही तो है। भगत सिंह को फांसी पे चढ़ाने वाला अपना ही तो था। ऐसे ही हमारे देश को डुबाने वाले अपने हैं, कुछ चंद पैसों की लालच में, टीआरपी के लिए, अपने चैनल को बड़ा करने के लिए, अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए, नोट कमाने के लिए, कुछ भी बोलो देश के खिलाफ चलते रहो। क्योंकि आपको पता है ना, 140 करोड़ के 140 करोड़ देश के साथ, मोदी के साथ तो नहीं। खिलाफत वाले तो हमेशा रहेंगे। ये वही देखो, मैं एक चीज़ मानता हूँ कि आपको किसी एक स्पेसिफिक सरकार से अगर दिक्कत है, रिसेट मान लिया कि आपको मोदी जी से दिक्कत है, आपको नहीं पसंद उनका काम का तरीका, आपको कुछ भी रीज़न से आपको उनसे दिक्कत है, चलो उन तक दिक्कत रखिए, बट आपकी दिक्कत देश की दिक्कत नहीं बननी चाहिए। आपको ये चीज़, एक इंसान को इस चीज़ का बहुत बड़ा फ़र्क समझना पड़ेगा कि आप सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी पसंद की सरदार पावर में नहीं है, आप देश पे क्वेश्चन नहीं उठा सकते, आप देश की इंफॉर्मेशन के साथ नहीं खेल सकते कि जस्ट बिकॉज वो वाली बात है ना कि मुझे ये बंदा पसंद नहीं है तो मैं इसके अगेंस्ट कुछ भी करूँगा, चाहे से मेरा घर ही खराब करना। देखिए, देश की बात आएगी ना, जब जब देश की बात आती तो मैं तो सोचता हूँ हिंदुस्तानी, सारे हिंदुस्तानी में हर चीज़ बोलूँगा। जो पुरानी कुर्बानी है, जिन्होंने अपने माँ बाप को नहीं देखा, जिन्होंने अपनी औलादों को नहीं देखा और इतनी कुर्बानियाँ दी, नहीं तो आज तक हम अंग्रेजों के भूलों के गुलाम है रही हो। आप वो देश को कंपेयर ना भगवान से बढ़कर कर सकते। भगवान आपको देखेगा भी। आपके घर का एक ही बंदा कमाने वाला, उसे किसी रीजनेबल डेथ रहा, एक ही बंदा दो, उसके बाद आगे तुम्हें रोटी नहीं चलनी। उसके बाद भी अगले दिन आप शिव जी के आगे मत्था टेक के क्या बोलते? शिव जी घर पे मेहर, कहीं ना कहीं वो डर, कहीं ना कहीं वो आस्था। देश तो आपके सामने है, आपको दिख रहा है। देश ने आपको रोटी दी, देश ने आपको बड़ा किया, और देश ने आपको नाम दिया, बांध दिया। चाहे आप क्रिकेटर बन जाओ, चाहे डॉक्टर हो जाओ, भारत का डॉक्टर, भारत का क्रिकेटर ही तो माना जाए। तो मैं कहीं ना कहीं भगवान से बढ़कर देश को मानूं, क्योंकि मातृभूमि भी भगवान के बराबर ही होती है। और जो आदमी देश से गद्दारी कर रहा है वो अपने माँ बाप। आपने एक चीज़ देखी होगी, राजनीति में कई मुद्दे उठते आए पीछे, आपने एक चीज़ देखी होगी, जलियांवाला बाग का जो कांड हुआ 1919 बैसाखी के दिन को, कितने सिख भाइयों को मारा गए, और किसके द्वारा मारे? जनरल अमरीक। और आज वो भी भाई अंग्रेजों के वहाँ जाकर कनाडा में, इंग्लैंड में जॉब करना चाह रहे, टैक्सी चलाना चाह रहे, उनकी सफाई करना चाह रहे, लेकिन देश में रहकर काम नहीं करना। आप इन चीज़ों को देखो, कहाँ तक हमारी इंसानियत गई हुई है। आपने देखा होगा कि बॉर्डर के ऊपर सेना का जो जवान शहीद होता है, हमारे किसान भाइयों का बेटा तो है, वो हमारे सिख भाइयों के बेटे भी हैं, वो हमारे हिंदू भाइयों के बेटे भी हैं। आप एक बात का जवाब दो, उन्हें गोली चलाने वाला, उन्हें मारने वाला कौन? आतंकवादी पाकिस्तान है। उनको सपोर्ट करने वाली पार्टी कौन? कांग्रेस। उसको वोट किस लिए? आपके बच्चों को शहीद करने वाले लोग जो जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं, इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, आप उन्हें वोट ही क्यों देते? आपने पंजाब में देखा होगा 13-0। जिस इंसान ने गुरु ग्रंथ साहब को मत्थे पर हमेशा रखा, हर गुरु पूरब के अंदर मत्था टेका, गुरुओं को अपना भगवान माना, छोटे साहिबजादों को चिल्ड्रंस डे जो आपने देखा होगा डिक्लेयर किया, उसके बावजूद वो बंदा गलत है। लेकिन आपके बच्चों को मारने वाले, आपके सेना में शहीद करने वाले, आपके
हर चीज, हर तरह की जो पुरानी गलतियां रही हैं उसके बाद भी आप लोग कांग्रेस तो वोटते हो, तो कहीं भी दिख नहीं रहा कि आप देश के साथ हो। आप सिर्फ एक राजनीति के शिकार हुए पड़े हो, या फिर आप कह सकते हो सेल्फिश हो। आज तक दुनिया ये मिल आपने बात करी कि लोग बाहर जाके काम का करें, कहीं ना कहीं लोगों को ये भी लगता है कि यह जितनी मेहनत मैं अपने देश में कर रहा हूँ उतनी ही मेहनत शायद उससे कम मेहनत में मैं बाहर ज़्यादा पैसा कमा पा। और ये भी रियलिटी है, हमें कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हमारे देश में छोटे कामों की वो वैल्यू नहीं है। अगर मैं किसी दूसरी कंट्री में, जितना मैंने सुना है, कितना मैंने जो लोग वहाँ पे हैं उनसे जाना है, कि अगर मैं दूसरी कंट्री में जाके कोई छोटा मोटा काम पकड़ता हूँ, हालांकि काम सब बड़े हैं सब बराबर है, लेकिन अगर मैं एक लेबर वर्क पकड़ता हूँ वहाँ पे उस लेबर की वैल्यू, उस लेबर की इज्जत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हमारी कंट्री। देखिए, पैसा कमाने तो आप कहीं भी कमा सकते हो। आपने एक चीज देखी हो, आपको यहाँ हो सकता है रुपए में पैसे मिलते हैं, वहाँ पे डॉलर से मिलते हैं, खर्चा भी उस हिसाब से। लेकिन मैं एक बात बोलूँगा, आप देश में रहकर 15,000 की जो नौकरी करोगे उसके बाद जो इज्जत आपको यहाँ मिलेगी, या विदेश में रहकर आप 1 लाख की नौकरी करोगे वहाँ गालियाँ भी पड़ेगी, वो मंजूर है? या 15,000 की इज्जत की रोटी मंजूर? और दूसरी चीज़ आपने देखा होगा, मैं 10 साल पहले की बात करना चाहूँगा और इन 10 सालों की बात करना चाहूँगा। आपने देखा होगा छोटा से छोटा मोबाइल के लिए हमें बाहर जाना पड़ता हो, कोई भी इक्विपमेंट है, सेना का कोई भी सामान है, कोई डॉक्टर की मेडिसिन की बात है, हमें बाहर से लेना पड़ता। इन 10 सालों के अंदर कितना डेवलप हो गया है। मोबाइल यहीं बनता, ब्रह्मोस जैसी मिसाइल, कितने इक्विपमेंट्स हैं, AK-47 वगैरह। हम जहाँ पिस्टल बनाने की बात नहीं करते थे, आज एक इक्विपमेंट इंडिया में बन रहा है। आप अपने देश के डेवलपमेंट करना चाहोगे, या वही अंग्रेज जॉब पर राज करते आए उनके पास जॉब करके उनको ही बढ़ावा दोगे? आप 2 लाख कमा रहे, लेकिन उनको 10 लाख 20 लाख की मदद कर रहे हो। आप तो भदे की तरह वहां पर काम लेकर 5-6 घंटे 8 घंटे की जॉब लेकर वो भी तो बेनिफिट कमा ही रहे हैं। आप उनका डेवलप करने की सोच रहे हैं, लेकिन अपने देश का भी। अपने देश में मेहनत करोगे, 60,000 सैलरी हो सकता है 2 साल बाद आपकी भी 2 लाख होगी। काबिलियत पे तो होगा। अब रिक्शा चलाने वाला बरनोस तो बनाएगा नहीं, बिल्कुल नहीं बनाए, नहीं रहा पाएगा ना। तो ऐसे ही है, आप अपनी जो भी काबिलियत समझते हैं देश के अंदर रह के कीजिए ना। यही तो एक मातृभूमि, देश से प्यार और पैसे से प्यार का फर्क समझ आता है। आपका कोई, मान लो झुग्गी में रहते हो आप, आज से 20 साल पहले मान लो आप झुग्गी में रहते थे, आपने भी कोई सपना देखा होगा कि मेरी 3 मंजिला मकान में रहूं, किसी कोठी में रहूं, गाड़ी हो, सोचा होगा ना। तो ये 15,000 में यहाँ जॉब करके यही सोचा ना, मैं देश में 2 लाख कमाऊंगा और अपनी जो मेहनत है वो अपने देश पे कुर्बान करूंगा, किसी और देश पे नहीं। और ये 2 पैसे कम कमाना। देखो आज ही मैंने न्यूज़ पढ़ी, जो आपने यूट्यूबर का नाम सुना होगा भुवन बाम का, तो जिसका चैनल PB की वाइस, उन्होंने अभी उनका रिसेंटली कोई एक ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन हुआ था और उन्होंने उस कोलैब से जितना पैसा आया, अब ऑब्वियसली इतना बड़ा यूट्यूबर है तो लाखों में नहीं करोड़ों में पैसे आए होंगे, वो सारा पैसा नेशनल डिफेंस फंड्स में डाल दी, उनको डोनेट कर दिया। मतलब ऐसे भी लोग हैं हमारे देश में जो टाटा के बारे में सुना रहा है कुछ? सारी जिंदगी उन्होंने क्या किया? सिर्फ डोनेशन, जितना पैसा कमाया सब डोनेशन। जितना हम लोग सोच नहीं सकते, जितना हमारी सोच से कैलकुलेटर के अंदर आया करे, उतना पैसा तो वो हर महीने डोनेट कर देते। तो देश के अंदर अच्छे लोग हैं तभी भारत जिंदा है। कभी जिंदा देश में मोदी जैसे लोग हैं, देश में योगी जैसे, अमित शाह जैसे लोग हैं, जो लोग देश की भी सोच रहे हैं। ये नहीं कहता 2 पैसे कोई नहीं हो, आप कमाते सारे हैं, आप कमा, लेकिन जो आदमी देश की सेवा कर रहा है, आपने देखा होगा रॉबिनहुड, कितना एग्जाम्पल दिया जाता है उसका। उसने लूटपाट करी और इन साथ में लोगों पे भी वार डाला कर रहा उसमें। तो कहीं ना कहीं पार्ट राजनीति में भी ये आता है। कोई आदमी, मैं नहीं कहता सब दूध के दूल्हे हैं, कोई कमियां सब में होती है। भगवान भी आपने देखा होगा, जब अमृत मंथन हो रहा था और राक्षसों का साथ लिया उन्होंने, तब जाके अमृत निकला ना। तो ऐसी सरकार भी, सरकार के अंदर ये नहीं आप सोचोगे 542 के 542 सांसद अच्छे होंगे, 500 के जितने विधायक होंगे वो अच्छे होंगे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई दीमक लगाने वाला होता। लेकिन हाँ, पॉलिसीज देखी जाती हैं कि सरकार की अच्छी रही कि सरकार की बुरी नहीं। तभी तो 15 साल हुए मोदी जी दोबारा रिपीट होने, उनको हटाने वाला कोई नहीं है। बाहर के देशों में जाया करते तो कोई पूछता नहीं था इंडियंस को है। आपने बोर्ड देखा था ना, इंडियंस एंड कप्स आर नॉट अलाउड। आज है 3 बोर्ड। आज कहीं बोर्ड हो तो बताओ। आज इंडियंस के साथ वो जॉब करना चाहते हैं, इंडियंस के साथ वो बिजनेस करना चाहते हैं, इंडियंस को वो अपने देश में बुलाना चाहते हैं। क्योंकि जो इंडिया ने ये मिसाल इन 10 सालों में दी है, खासकर कोरोना के अंदर, जब देश को दवाई की जरूरत थी, रोटी की जरूरत थी, राशन की जरूरत थी, तब हमारे प्रधानमंत्री जी दूसरे देश को भी डरने लगे, मिल बांट के खा रहे। वहाँ हमारे देश की पहचान बढ़ी और वहाँ जाकर इंडिया को लोगों ने सही ढंग से पहचान। और पिछले 10 सालों में आपने भी कोई ना कोई ट्रैवल तो किया होगा बाहर देश में,
यार अभी तो नहीं किया, चलो आगे भविष्य में हो, भगवान करे। तो आपके साथ जब इंडिया जुड़ेगा ना, तो शायद आपका भी छाती खबर से ऊंची होगी, पर आप भी कहोगे कि मैं भारत का रहने वाला हूँ। देखो, चाहे ट्रैवल किया नहीं किया, बट जब बात इंडिया जुड़ने की आती है ना, तो अपने आप ही गर्व लगता है कि हम ऐसे देश के वासी हैं जहाँ पे सबको इक्वल समझा जाता है, और सिर्फ समझा ही नहीं जाता, अपने एक्शंस में भी दिखाया जाता है कि भाई हमारे यहाँ सब बराबर है। और जब किसी की मदद करने की बात आई, अगर हम अभी देखिए, हमने टर्की में जब बाढ़ आया था या कुछ तूफान आया था, सबसे पहले इंडिया ने उसका सपोर्ट किया सामने से। भले ही उन्होंने जैसा भी किया, उन्होंने पाकिस्तान को अपने जो ड्रोन्स दिए, अभी जब रिसेंटली हमला हुआ तो टर्किश ड्रोन ज़्यादा नहीं गुजरो। तो हमें माना जाता है कि जब भी कोई हमारा साथी, हमारा पड़ोसी, जैसे आम हम आस पड़ोस में देखते हैं कि कोई मुसीबत में होता है तो हम लोग खड़े होते हैं किसी ना किसी, आम मुसीबत में तो कोई पड़ोसी खड़ा होता है। पड़ोसी देश के साथ भी हम लोग ऐसे ही है, हालांकि सामने वाली पार्टी कैसे है वो एक अलग बात। मैंने सोशल मीडिया पे यूट्यूबर्स हुए चीज़ें बोलते देखा, जैसे आपने बताया, फेसबुक पे हम लोग जुड़े ही रहते हैं। हर जगह टर्की की मदद करी हमने, टर्की ने हमें धोखा दिया। मैं एक बात पूछता हूँ, टर्की कितना दूर है हमसे? कितने किलोमीटर दूर होगा? क्या जानते हैं हम टर्की? ये टर्की के साथ हमने छोटा मोटा बिजनेस किया होगा, कुछ करोड़ों का, $1 मिलियन हमने बिजनेस किया हो। देश में बैठे लोग भी 140 करोड़, उसमें से कितने लोग टर्की वाली हरकत करते हैं आए दिन, जो लिखते हैं मोदी तुझे मार दे, मोदी तेरे देश के टुकड़े करते गए। जेएनयू में नारे देखे थे आप, भारत तेरे टुकड़े होंगे। आतंकवादी में नारे लगाए गए, अफजल ग्रुप। ये टर्की को तो हम बाद में देखेंगे, पर 140 करोड़ इनमें से तो निकालो कौन अपना कौन कराया। हमने इनको रोटी देनी है, हमने इन्हीं को आगे डेवलप करना है, हमने इन लोगों के बच्चों को बड़ा कर, हमारे देश के तो हैं, चाहे मोहम्मद है, चाहे इंडियन है, जैसे कि कोई भी देश के तो हैं। हमें इन्हीं को तो डेवलप करना है, इन्हीं को तो फैसिलिटीज़ देनी है। तो हमें पहले इनका देखना चाहिए हमें, और इनके बारे में चुन कर जो डिसीजंस लेने चाहिए। तो हम बाकी टर्की, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तो हम रोते रहेंगे, ये तो आप सोशल मीडिया पे देखते आओगे। पहले देश के लोग, उनसे तो निपटो, बाद में देखेंगे ना। हर जगह देखा पीओ के चाहिए। आप एक बात बताओ, पीओ के ले लोगे 2-3 करोड़ फिर कुछ मंगा देंगे। उन 2-3 करोड़ में कितने आतंकवादी साथ आएंगे? आपसे कश्मीर निपटा नहीं है, आपसे हिंदुस्तान में बैठे हुए लद्दाख निपटे नहीं जा रहे, आप कहते हो पीओ के रहे। पहले इसको तो सुशासन कर लो, पहले इसे तो सुशासन बना लो, बाद में सोचना पीओके के बारे में, बाद में सोना अक्साई चीन के बारे में, जो चीन ने कब्जा रखी है। पहले देश को अच्छा कर लो, फिर बाद में सोचना बाकी टुकड़ों। पिछली सरकारों की गलतियां रही है, उन्होंने देश का बंटवारा किया, देश के टुकड़े किए, लोगों चीन को हिस्सा दिया, पाकिस्तान को हिस्सा दिया, करते आए। पिछली सरकारों की कमियां रही, लेकिन हमारी जो मेरा मेन मोटिव है, हमें 140 करोड़ लोगों को अपने देश के साथ चला। तो बाहर से अच्छा हम अपने घर को सुधारी तो ज़्यादा बेटर। सो थैंक यू सो मच अमित जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके व्यू पॉइंट्स जाके। एंड आशा करते हैं कि जो हमारा फरीदाबाद शहर है जल्दी से जल्दी डेवलपमेंट की ओर बढ़े। जो छोटी मोटी कमियां सरकार की तरफ से हो रही है, और जो हमने बात करी कि हम लोगों को भी अपने अपने लेवल पे कितना सहयोग करना चाहिए सरकार को, और अपनी आदतों में क्या बदलाव लाने चाहिए। आशा करता हूँ इस पॉडकास्ट के बाद कोई तो एक इंसान भी अगर अपनी आदतों में बदलाव लाएगा, मुझे लगेगा हमारी ये बातचीत सब। मैंने बोला तो कि जितेश भाई और अमित की आवाज़ किसी तक पहुँचे और वो एक सुधरे, तो आगे 3 को सुधारे, कोई 3 आगे 3 को सुधारे, शायद चैन बन जाए। और हम करोड़ों को तो ना सुधार पाए, उस हजारों को, सैकड़ों को सुधार रहे, तो उससे भी कहीं ना कहीं बदलाव तो नजर आता है ना। कि अच्छा काम करोगे, लोगों को दिखेगा, तो 10 लोगों को बात अच्छी लगेगी, 10 कड़वी भी लगेगी, बिल्कुल लगेगी। लेकिन हो सकता है हम 10 को सुधार पाए, तो आगे 10 को करते करते चाहे, बाकी जिंदगी चलती रहेंगी, हमारा इधर